हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 का एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये आज का एक चौथा पार्ट है। और आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसके पहले वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 3 में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां जो है बाहर निकली। और दो कमियां में पहली कमियां ये है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है ऑर्बिट होते हैं और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो रदरफोर्ड ये बात नहीं बता पाए थे कि उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो सबसे पहली कमियां ये थी। और दूसरी कमियां ये थी कि रदरफोर्ड जो है अस्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे। इन दो कमियों को जो है आगे चलकर जो है नील्स बोर ने क्लियर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल तब प्रस्तुत हुआ जब परमाणु के तीनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो चुका था। उसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत हुआ और रदरफोर्ड के कमियों को उजागर करने का काम किया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो आइए हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में यही बताया था कि जैसे कि ये सबसे पहली बात, जैसे कि ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है, परमाणु के नाभिक है। ये परमाणु है और परमाणु के मध्य में क्या होते हैं? नाभिक। ये तो खैर रदरफोर्ड ने बता दिए थे, लेकिन नील्स बोर ने ये बताया पहले बात, परमाणु मॉडल में पहले बात ये बताया कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कहिएगा कि ये तो रदरफोर्ड नहीं बता दिए थे कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि उस टाइम न्यूट्रॉन का खोज हुआ नहीं था। न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन के खोज होने के बाद जो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया। और वास्तव में सच्चाई ये है कि नील्स बोर ने बताया था कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये प्रोटॉन तो रदरफोर्ड बता दिए थे, लेकिन परमाणु के नाभिक में ये न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं किसने बताया? नील्स बोर ने। और बाद में आगे चलकर जो है इन बातों को जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जोड़ दिया गया कि जो है परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सबसे पहली बातें थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल का। दूसरा बात की अगर हम बात करें, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की दूसरा बात की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि ये परमाणु के 20 भाग केंद्र को हम क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक में ही क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ होते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? वृत्ताकार पथ होते हैं। और इस वृत्ताकार पथ को नील्स बोर ने सेल नाम दिया। इस वृत्ताकार पथ को नील्स बोर ने क्या नाम दिया? सेल। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं और इसी वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। और इस वृत्ताकार पथ को नील्स बोर ने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। नील्स बोर ने क्या नाम दिया? सेल। हालांकि इस वृत्ताकार पथ को जो है रदरफोर्ड ने ऑर्बिट नाम दिया था। रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? ऑर्बिट। इस वृत्ताकार पथ को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था? ऑर्बिट नाम दिया था। लेकिन जो है नील्स बोर आए और नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल में जो है इस नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ जो होते हैं, इस वृत्ताकार पथ को उसने क्या नाम दिए? सेल नाम दिए। ठीक है। और वर्तमान में इस वृत्ताकार पथ को सेल के नाम से ही जानते हैं। वर्तमान में इस वृत्ताकार पथ को किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नील्स बोर के परमाणु मॉडल की तीसरी बात यह है कि नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में जो है इन सेलों का नामकरण कर दिया। नील्स बोर के परमाणु मॉडल का तीसरा बात क्या था? कि इन सेलों का नामकरण कर दिया और यह भी निर्धारित कर दिया कि आखिर एक परमाणु में अधिक से अधिक कितने सेल हो सकते हैं। नील्स बोर ने तीसरे बात में क्या क्लियर किया कि
जो भी सेल जो होते हैं इन सेलों का नामकरण किया और उसके बाद में ये क्लियर कर दिया कि एक परमाणु में अधिक से अधिक कितने सेल हो सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, ये जो है परमाणु के केंद्र होते हैं और परमाणु के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। और इस नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष होते हैं। इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्ष होते हैं। और इसी वृत्ताकार कक्ष को जो है नील्स बोर ने क्या नाम दिया था, सेल, और सेलों का नामकरण भी कर दिया था। और नील्स बोर ने बताए थे कि नाभिक के जस्ट बगल में, नाभिक के जस्ट बगल में ये जो सेल जो होगा, नाभिक के जस्ट बगल में जो सेल जो होगा ये प्रथम सेल होगा। ये कौन सा सेल होगा, प्रथम सेल होगा। अर्थात n बराबर 1 और n मतलब कि सेलों की संख्या। नाभिक के जस्ट बगल में जो वृत्ताकार पथ जो होगा, ये कौन सा, ये वृत्ताकार पथ जो होगा वो सेल होगा। और वो कौन सा सेल होगा, पहला सेल होगा। कौन सा सेल होगा, पहला सेल, प्रथम सेल होगा। और इस प्रथम सेल को हम 1 भी कह सकते हैं या प्रथम सेल को हम कैपिटल के भी कह सकते हैं। कैपिटल के से सूचित किया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ जो होते हैं इसको नील्स बोर ने सेल नाम दिया और इन सेलों को नामकरण किया, सेलों की संख्या का निर्धारण किया। और नाभिक के जस्ट बगल में जो सेल जो होते हैं वो पहला सेल या उस पहला सेल या हम के सेल के भी नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद जो सेल जो था, उसके बाद जो सेल जो था, नाभिक ने इन सेल को दूसरा नाम दिया। क्या नाम दिया, दूसरा सेल। अर्थात n बराबर 2, n बराबर 2, या इसको हम एल भी कह सकते हैं, या इसको हम एल भी कह सकते हैं। इसको हम दूसरा सेल कहे तब, चाहे एल से कहे तब। समझ में आ रहा है, इसको हम दूसरा सेल भी कह सकते हैं और एल सेल भी कहते हैं। उसके बाद वाला जो सेल था, दूसरे सेल के बाद वाला जो सेल था, नाभिक ने इसे तीसरा सेल कहा। सॉरी, नील्स बोर ने इसे कौन सा सेल कहा, तीसरा सेल। यानी कि n बराबर 3, n बराबर 3, या इसको एम सेल भी कह सकते हैं। इसको कौन सा सेल कह सकते हैं, एम सेल भी कहते हैं। उसके बाद वाला जो सेल जो था, उसके बाद वाला जो सेल जो था उसको नील्स बोर ने चौथा सेल नाम दिया। नील्स बोर ने कौन सा सेल नाम दिया, चौथा। अर्थात n बराबर 4, या इसको हम n सेल भी कह सकते हैं। चौथे सेल को हम कौन सा सेल भी कह सकते हैं, n सेल भी कह सकते हैं। और उसके बाद वाला जो सेल जो था, चौथे सेल के बाद वाला जो सेल जो था, वृत्ताकार जो पथ जो था, जो सेल जो था, इसको जो है नील्स बोर ने पांचवा सेल के नाम से निर्धारित किया। अर्थात n बराबर 5, n बराबर 5, n बराबर 5, या इसको O से डिनोट किया। किससे डिनोट किया, O से। इसको हम पांचवें सेल भी कह सकते हैं या O सेल भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हमको डिनोट करना पड़ेगा तो सबको कैपिटल में लिखेंगे। पांचवें सेल को हम किस नाम से भी जानते हैं, O सेल के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद वाला जो सेल जो था, उसके बाद वाला जो सेल जो था, जो पांचवें सेल के जो बाद वाला जो सेल जो था, उसको जो है नील्स बोर ने छठा सेल नाम दिया। नील्स बोर ने कौन सा नाम दिया, छठा सेल। n बराबर 6, या इसको हम p से भी डिनोट कर सकते हैं। n बराबर 6, या इसको हम p से भी डिनोट कर सकते हैं। और इस प्रकार नील्स बोर ने बताया कि अभी तक जो है 6 सेल वाले परमाणु का ही खोज हुआ है। यानी कहने का मतलब, परमाणु में जो नाभिक जो होते हैं और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ जो होते हैं, अभी तक कितने सेल का खोज हुआ है, 6। यानी कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार सेलों की अधिकतम संख्या कितना है, 6 सेल है। और इसका नामकरण कैसे किया, तो प्रथम सेल को के, दूसरे सेल का नाम एल, तीसरे सेल का नाम एम, चौथे सेल का नाम एन, पांचवें सेल का नाम ओ, और छठे सेल का नाम पी। या 1 2 3 4 5 6 भी कह सकते हैं। और नामकरण याद रखिएगा कि नाभिक के बाद से स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से नहीं, कि प्रथम सेल दूसरा सेल, ऐसे नहीं करना है, बल्कि नाभिक के बाद से, कि नाभिक के जस्ट बाद वाला सेल पहला होगा, उसके बाद वाला दूसरा, उसके बाद वाला तीसरा, उसके बाद वाला चौथा, उसके बाद वाला पांचवा, या उसके बाद वाला छठा सेल।
या ऐसे भी कह सकते हैं कि नाभिक के तुरंत बाद जो सेल जो होगा वो क्या होगा, के सेल। उसके बाद जो दूसरा सेल होगा इसको एल सेल। उसके बाद जो तीसरा सेल होगा उसको एम सेल। उसके बाद जो चौथा सेल होगा उसको एन सेल। उसके बाद जो पांचवा सेल जो होगा उसको ओ सेल। और उसके बाद जो छठा सेल होगा उसको पी सेल। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल का तीसरा बात यही था कि उन्होंने सेलों का नामकरण कर दिया। उसके बाद में हम आते हैं कि नील्स बोर ने है अपने परमाणु मॉडल में चौथा बात क्या कहे थे। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल की चौथी बातें यही थी कि उन्होंने ये बताया कि जितने भी सेल होते हैं, 6 सेल होते हैं, इन 6 सेल में जो है ऊर्जा विद्यमान होते हैं। इन 6 सेल में क्या होते हैं, ऊर्जा विद्यमान होते हैं। और ये ऊर्जा जो है नियत होते हैं, अर्थात प्रत्येक सेल में जो क्या होते हैं, नियत ऊर्जा विद्यमान होते हैं। नियत ऊर्जा क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। और ये नियत ऊर्जा कहां पर होते हैं, तो सेलों में। याद रखिएगा, नील्स बोर की चौथी बात यही थी कि प्रत्येक सेल में एक नियत ऊर्जा उपस्थित होते हैं। और नियत ऊर्जा उपस्थित होने का मतलब ये है कि ऊर्जा ना घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। ये ऊर्जा ना घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक सेल में एक समान ऊर्जा विद्यमान नहीं होते हैं। प्रत्येक सेल में जो है एक समान ऊर्जा जो है नहीं होती है। एक समान ऊर्जा विद्यमान नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि के सेल में जितना ऊर्जा होगा, उतना ऊर्जा जो है एल सेल में नहीं होगा। एल सेल में जितना ऊर्जा होगा उतना ऊर्जा एम में नहीं होगा, उतना ऊर्जा एन में नहीं, उतना ऊर्जा ओ में नहीं, उतना ऊर्जा पी में नहीं। यानी कि 6 सेल में ऊर्जा तो होगा, लेकिन सारे सेल में जो है ऊर्जा एक जैसे नहीं होगा। सब में ऊर्जा जो है अलग अलग होगा। तो आखिर कितना ऊर्जा होगा, तो नील्स बोर ने यह बताया कि वो सेल जो नाभिक के एकदम निकट है, वैसा सेल जो नाभिक के एकदम निकट है, अर्थात पहला सेल अर्थात के सेल, उसमें सबसे कम ऊर्जा होगा। उसमें क्या होगा, सबसे कम ऊर्जा होगा। और वो सेल जो नाभिक के सबसे बाद है, नाभिक के सबसे दूर है, अर्थात छठा सेल या पी सेल, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा। और जैसे हम नाभिक के प्रथम सेल से दूसरा सेल, तीसरा सेल, यानी कि नाभिक से बाहर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे सेलों में ऊर्जा जो है बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार नाभिक के बाहर हम जाएंगे वैसे वैसे सेलों में ऊर्जा की संख्या बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे कम ऊर्जा किसमें विद्यमान होगा, तो सबसे कम ऊर्जा जो है प्रथम सेल में। सबसे कम ऊर्जा किसमें विद्यमान होगा, तो प्रथम सेल यानी कि n बराबर 1 यानी कि के सेल में ऊर्जा विद्यमान होगा, सबसे कम से ऊर्जा। ठीक है। और सबसे अधिक ऊर्जा किसमें विद्यमान होगा, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें विद्यमान होगा, कौन से सेल में, तो छठा सेल में। कौन से सेल में, छठा सेल में। और छठे सेल को हम किस नाम से जानते हैं, पी के नाम से जानते हैं। यानी कि सबसे कम ऊर्जा जो होगा वो प्रथम सेल में होगा, और सबसे अधिक ऊर्जा होगा वो जो है छठा सेल या पी सेल में होगा। और सबसे कम ऊर्जा वाले सेल को न्यूनतम ऊर्जा वाला सेल कहा। कौन सा सेल कहा, न्यूनतम ऊर्जा वाला सेल। न्यूनतम ऊर्जा वाला सेल। आज जिस सेल में सबसे अधिक ऊर्जा था उसको अधिकतम ऊर्जा वाला सेल कहा। क्या कहा, अधिकतम ऊर्जा सेल कहा। सबसे कम सेल किसमें होगा, के में। आइए यहां पर बताते हैं, सबसे कम सेल किसमें होगा, के में। सबसे कम सेल किसमें होगा, के में। सॉरी सबसे कम ऊर्जा किस सेल में होगा, के में। इससे ज्यादा किसमें होगा, एल में। और एल सेल से ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा, एम में।
और m सेल से ज्यादा ऊर्जा कौन से सेल में होगा? n में। और n सेल से ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा? o में। और सबसे ज्यादा किसमें होगा? p में। कहने का मतलब ये है कि सबसे कम ऊर्जा जो है k सेल में होगा, उससे अधिक ऊर्जा L में होगा, उससे अधिक ऊर्जा M सेल में होगा, उससे अधिक ऊर्जा N सेल में होगा, उससे अधिक ऊर्जा O सेल में होगा, और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है P सेल में होगा। ठीक है, देखिए L सेल जो है अधिकतम ऊर्जा वाला सेल भी हो सकता है और न्यूनतम ऊर्जा वाला सेल भी होता है। कैसे? तो देखिए, जब हम L का तुलना अगर K से करेंगे, L का तुलना अगर हम K से करेंगे, तब K के लिए जो है ये L जो है अधिकतम ऊर्जा वाला सेल होगा। लेकिन वहीं अगर हम L का तुलना अगर M से कहेंगे, तो M के मामले में जो है ये L जो है न्यूनतम ऊर्जा वाला सेल होगा। अगर हम N की तुलना करें, किसका तुलना करें? N का, तो N न्यूनतम ऊर्जा वाला भी सेल हो सकता है, अधिकतम ऊर्जा वाला भी सेल हो सकता है। अब कैसे? जब N का तुलना अगर हम M से करेंगे, तो M की तुलना करेंगे ना, N का तुलना करेंगे M से, तो यहां पर ये अधिकतम ऊर्जा वाला सेल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर n का तुलना O से करेंगे, तो O के सामने जो है n क्या हो जाएगा? न्यूनतम ऊर्जा वाला सेल हो जाएगा। उसी प्रकार M अधिकतम ऊर्जा वाला सेल भी हो सकता है और न्यूनतम ऊर्जा वाला भी सेल हो सकता है। अगर M का तुलना अगर हम L से करेंगे, तो L के सामने M अधिकतम ऊर्जा वाला सेल है। लेकिन वही M का तुलना अगर हम N से करेंगे, तो N के सामने M क्या है? न्यूनतम ऊर्जा वाला सेल है। लेकिन K जब रहेगा तो न्यूनतम ऊर्जा वाला ही सेल रहेगा। ठीक है, और P जब रहेगा तो अधिकतम ऊर्जा वाला ही सेल रहेगा। ये बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा और इधर P नहीं बदलेगा। तो ये बात बताए नील्स बोर के चौथी बात, कि प्रत्येक सेल में जो है ऊर्जा विद्यमान होते हैं और ये ऊर्जा नियत होते हैं, अर्थात ना बढ़ सकते हैं और ना ही घट सकते हैं, और अलग अलग सेल में अलग अलग ऊर्जा विद्यमान होते हैं। और सबसे कम ऊर्जा जो है K सेल में होते हैं, अर्थात जो नाभिक के निकट है, और सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो P सेल में होते हैं, अर्थात नाभिक के सबसे दूर है। और नाभिक से बाहर जाने पर सेलों में ऊर्जा की मात्रा जो है बढ़ती चली जाएगी, और बाहर से अंदर नाभिक की ओर आएंगे तो सेलों में ऊर्जा की संख्या घटता चला जाएगा। चौथी बात। उसके बाद में पांचवी बात। उसके बाद कौन सा? पांचवी बात। पांचवी बात ये है, पांचवी बात ये है, ये तो नाभिक है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष है, और इस वृत्ताकार कक्ष को सेल कहते हैं। और इस सेल में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इस सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है, और उन्होंने पांचवी बात में यही बताया था कि सेल में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, वृत्ताकार कक्ष जिसको नील्स बोर ने सेल कहा, और इस सेल में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं होती। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं होती है। अब कैसे नहीं होती है? तो जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो वहां पर जो है पृथ्वी में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं होती है। उसी प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉन जब क्या बोलते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर काटती है अपने सेल में, तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा कमी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अब जैसे कि कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है, तो उसमें जो है एक बल का होना जरूरी होता है। किसका होना होता है? जरूरी होता है बल का। और वो बल जो है अभिकर्षण बल। कौन सा है? अभिकर्षण बल। कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है, तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटने के लिए उसको कौन सा बल चाहिए? अभिकर्षण बल। कौन सा बल? अभिकर्षण बल। कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है, तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटने के लिए कौन सा बल उसको चाहिए? अभिकर्षण बल। अभिकर्षण बल के उपस्थिति में जो है कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है, और नहीं तो वो चक्कर नहीं काटेगी।
अगर अभिकर्षण बल नहीं होगा तो कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर नहीं काटेगी। और अभिकर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी बाहर से नहीं देते हैं। अभिकर्षण बल बाहर से नहीं देते हैं, बल्कि जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है और वो बल अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण वो वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है। जैसे कि एक पत्थर में हम बांध ले रस्सी, पत्थर में बांध ले रस्सी और रस्सी को ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएंगे तो रस्सी जो है वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटने लगती है, चक्कर काटने लगती है ना। तो चक्कर वो इसलिए काटती है क्योंकि उस पत्थर में जो अभिकर्षण बल मौजूद होता है। अभिकर्षण बल आया कहां से? उसमें बाहर से नहीं देते हैं, बल्कि जब पत्थर में रस्सी बांधकर जब चक्कर काटाते हैं तो होता क्या है कि रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है। रस्सी में क्या उत्पन्न हो जाता है? तनाव। और वो तनाव जो है अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो है पत्थर जो है वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटने लगता है। लेकिन जैसे ही हाथ को रोक दीजिए, हाथ को रोक दीजिए, तो हाथ को रोकिएगा तो तनाव खत्म हो जाएगा रस्सी का। रस्सी का क्या हो जाएगा? तनाव खत्म हो जाएगा। और जब तनाव खत्म हो जाएगा तो अभिकर्षण बल अनुपस्थित हो जाएगा, जिसके कारण वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर नहीं काटते। दूसरा एग्जांपल, जब हम साइकिल को मुड़दार रास्ते पर जब मोड़ते हैं या ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो जब साइकिल को जब हम मुड़दार रास्ते पर मोड़ते हैं या गोल गोल घुमाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर भी अभिकर्षण बल उपस्थित होता है। अब कैसे? तो साइकिल के टायर और रोड के बीच घर्षण बल उपस्थित होता है, घर्षण बल लगते हैं और वो घर्षण बल अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जैसे ही अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाते हैं तब साइकिल जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटने लगते हैं या मोड़ पर जो है मुड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि टायर में गिट्टी जो है खत्म हो जाता है, यानी कि टायर का चक्का खिया जाता है। नहीं, टायर का चक्का जब पुरान हो जाता है तो उसमें गिट्टी नहीं होता है और जब गिट्टी नहीं होता है तो वो टायर का साइकिल का टायर और रोड के बीच घर्षण बल नहीं लगता है और जब घर्षण बल नहीं लगता है तो वहां पर साइकिल जो है फिसल जाता है। फिसल जाता है तो अभिकर्षण बल होता नहीं है, जब अभिकर्षण बल नहीं होता है तो वही साइकिल नहीं मुड़ पाता। और तीसरा एग्जाम्पल, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती है तो होता क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो वहां पर वो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाता है तो चक्कर काटते हैं, कितना भी चक्कर काटते हैं, लेकिन पृथ्वी में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर अभिकर्षण बल कैसे आया? अब कैसे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? नाभिक के। नाभिक में कौन आवेश? नाभिक में कौन आवेश? तो यहाँ पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है ऋण आवेश, दोनों के बीच में एक बल उत्पन्न होती है और उस बल को हम आकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और नाभिक पर धन आवेश, और ऋण आवेश और धन आवेश मिलकर कौन बल उत्पन्न करता है? आकर्षण बल। कौन बल? आकर्षण बल। और यही आकर्षण बल कन्वर्ट हो जाता है अभिकर्षण बल में, और जैसे ही अभिकर्षण बल में कन्वर्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटने लगते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं होती है। यही बात बताए नील्स बोर, और यही बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड से यही पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है तो इसकी ऊर्जा में कमी होती है और एक दिन जो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी हो जाएगा तो नाभिक में गिर जाएगा और जो है परमाणु की संरचना ही खत्म हो जाएगा। यही बात रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए, जो नील्स बोर ने क्लियर कर दिया। और उसके बाद नील्स बोर ने परमाणु के अस्थित्व के बारे में बता दिए कि परमाणु स्थिर अस्थित्व कैसे होता है, यही बात। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है, छठा पॉइंट, नील्स बोर का छठा पॉइंट ये है कि नील्स बोर ने ये बताए थे कि परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं सेल में, और उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक सेल में आखिर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नील्स बोर ने छठे बात में ये बताए थे
कि सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण किए थे। क्या किए थे? निर्धारण। नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल में छठा बात क्या बताए थे? सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है और आखिर पहले सेल, दूसरे सेल, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इस बात को बताए थे कौन? नील्स बोर ने। और ये बताए थे कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम जो संख्या जो है उसके लिए सूत्र है 2n²। उसके लिए क्या सूत्र है? 2n²। यानी कि किसी भी सेल में जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, किसी भी सेल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितना हो सकते हैं? तो 2n² के इतना हो सकते हैं। अब 2n² क्या है? तो 2 तो एक संख्या है और n क्या है? n क्या है? सेलों की संख्या है। n बराबर क्या है? सेलों की संख्या है। किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इस बात का जो निर्धारण जो किए जो थे नील्स बोर ने, उसके लिए एक सूत्र दिए थे और वो सूत्र क्या था? 2n²। 2n² से ही किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का निर्धारण होगा, जहां n बराबर क्या है? सेलों की संख्या। अब जैसे कि प्रथम सेल में, जैसे कि कौन सेल में? प्रथम सेल में। और प्रथम सेल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रथम सेल को किस नाम से जानते हैं? K के नाम से जानते हैं। प्रथम सेल K में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि प्रथम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए सूत्र क्या दिए थे? 2n²। प्रथम सेल। उसके बाद में द्वितीय सेल। उसके बाद में कौन सा सेल? द्वितीय सेल। और द्वितीय सेल को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? L। L में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो कितना होगा? 2n²। उसके बाद में तृतीय सेल। और तृतीय सेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? M। M में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2n²। और उसके बाद में चतुर्थ सेल। कौन सा सेल? चतुर्थ सेल। और चतुर्थ सेल अन्य किस नाम से जानते हैं? n सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2n²। इसी प्रकार का सेल था? 6 सेल था। उसके बाद में पंचम सेल, यानी कि पांचवा सेल। और पंचम सेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? O के नाम से भी जानते हैं। O सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 2n²। अधिकतम संख्या की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो सेल जो था वो कौन सा था? षष्ठी, यानी कि छठी सेल। षष्ठी यानी कि छठा सेल। और षष्ठी सेल को और हम किस नाम से जानते हैं? P। और P सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? अधिकतम संख्या कितना होगा? 2n²। इसके लिए सूत्र दिए थे 2n²। याद रखिएगा, ये अधिकतम सेल है, सॉरी ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। ये जो बताए थे नील्स बोर कि प्रथम सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो कितना होगा? वो अधिकतम संख्या होगा। वो अधिकतम संख्या के लिए सूत्र क्या था? 2n²। अब कितना होगा? प्रथम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिकतम? तो 2n²। 2 गुने n का मतलब प्रथम सेल यानी कि 1 का स्क्वायर। द्वितीय सेल यानी कि 2 गुना n का मतलब दूसरा सेल, 2 का स्क्वायर। तृतीय सेल के लिए 2 गुना 3 का स्क्वायर। चौथा सेल का मतलब 2 गुना 4 का स्क्वायर। और पांचवा सेल यानी कि 5 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, याद रखिएगा। ये दो है और n क्या है? सेलों की संख्या है और उसका स्क्वायर है। छठा सेल यानी कि 2 गुने n बराबर 6 का स्क्वायर। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रथम सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है नील्स बोर के अनुसार? तो 1 इकाई 1 और 2
दो ही हो सकता है, अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा सेल में कितना हो सकता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, और तीसरा में 3 के 9 और दूना 18, और चौथा में 4 चौका 16 और 16 दूना 32, पांचवा में 50 25 25 दूना 50, और छठा में कितना होगा 6 6 36 36 दूना 72। इतना ही हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रथम सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, प्रथम सेल में यानी कि के सेल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नील्स बोर के अनुसार प्रथम सेल के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। 2 से अधिक नहीं हो सकते, 2 से कम, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। दूसरा सेल एल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। तीसरा सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। 18 से कम हो जाएगा लेकिन 18 से अधिक नहीं होगा। चौथा सेल, और चौथा सेल को एन सेल भी कहते हैं, और एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है नील्स बोर के अनुसार, 32। अधिकतम 32, 32 से कम हो सकता है लेकिन 32 से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद में पांचवा सेल, और पांचवा सेल के ओ सेल भी नाम दिया गया, और ओ सेल पांचवा सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 50। 50 से अधिक नहीं होगा, 50 से कम रह सकता है। और छठा सेल को पी सेल भी नाम दिया गया, और छठा सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, 72। 72 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये बताए थे नील्स बोर ने। ये कौन सा बात था, नील्स बोर के परमाणु मॉडल का कौन सा बात था, छठा बात, ये पांचवा बात था, छठा बात, ये पांचवा, अच्छा छठा बात। उसके बाद अगला और लास्ट बात, नील्स बोर के परमाणु मॉडल का सबसे लास्ट बात क्या था। देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दिए थे नील्स बोर कि किस सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किस सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, ये नील्स बोर ने बताए थे सूत्र के आधार पर। और छठा बात, लास्ट बात क्या था, तुम लोग तो नंबरिंग में भूल गया। चलिए लास्ट बात पर आते हैं कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल का लास्ट बात क्या था। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, नाभिक, और नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के जस्ट बगल में कौन सा सेल होगा, के सेल, और दूसरा एल सेल, और तीसरा एम सेल, और चौथा एन सेल। फिगर सही नहीं बन रहा कि नहीं, थोड़ा टेस्ट आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। और पांचवा ओ सेल। स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन आप इतना ख्याल रखिएगा, स्मार्ट तरीके से जरूर पढ़ाएंगे और स्मार्ट कंटेंट जरूर देंगे, भले हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। नहीं, और छठा कौन सा सेल था, ई सेल। इस प्रकार से जो है 6 सेलों का निर्धारण किया गया था नील्स बोर के अनुसार। नहीं, प्रथम जो था के सेल, और दूसरा एल, तीसरा, चौथा और पांचवा गड़बड़ हो गया कि ये होगा प्रथम और दूसरा, और ये तीसरा सेल, और ये चौथा सेल, और ये पांचवा सेल, और छठा पी सेल। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था, के में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। एल सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एन सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 32, और ओ सेल में 50, और सबसे लास्ट और सबसे बाहरी पी सेल में कितना। ये इसका निर्धारण किए थे नील्स बोर ने। उसके बाद नील्स बोर ये बताए थे सबसे लास्ट अपने मॉडल में कि एक सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में जा सकता है और दूसरे सेल का इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ सकता है। ठीक है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन किसी और सेल में जा सकता है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन किसी और सेल में आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ओ सेल का जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन पी में भी जा सकता है, और ओ सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर एन सेल में भी आ सकता है। ये जो एम सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद कर जो है के सेल में भी जा सकता है, और एम सेल का जो इलेक्ट्रॉन है कूद कर पी सेल में भी जा सकता है। ये जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन है ये कूद कर जो है एम सेल में भी जा सकता है, और ये एल सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर के सेल में भी आ सकता है। ये जो एल सेल का जो इलेक्ट्रॉन जो है ये कूद कर जो ओ सेल में भी जा सकता है या पी सेल में भी जा सकता है, और ये जो एन सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर एम सेल में भी आ सकता है, एल सेल में भी आ सकता है और के सेल में भी आ सकता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि एक सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर अपने ऊपर वाले सेल में भी जा सकता है और एक सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर अपने नीचे वाला भी सेल में जा सकता है। एक मतलब ये मत सोचिएगा कि ये वाला एक नहीं, कोई भी सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर जा सकता है और कोई भी सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर नीचे वाले सेल में आ सकता है। अब कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, इसके लिए भी स्थिति है कि कब जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला सेल में जाएगा और कब जो है इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सेल में आएगा। नहीं, देखिए, जब बाहर का सेल नहीं, हाँ ठीक है, जब बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर जब आंतरिक सेल में आएगा तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। उस समय क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और जब आंतरिक सेल कूद कर जब ऊपर वाला सेल में जाएगा तो उस समय ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा। ध्यान से देखिएगा इस बात को। आंतरिक सेल बाहरी सेल आप लोग समझ रहे हैं ना? बाहर का मतलब बाहरी सेल और अंदर मतलब आंतरिक सेल। देखिए, जब बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर आंतरिक सेल में आएगा। कहां आएगा? आंतरिक सेल में आएगा। आंतरिक सेल में, गलती हो गया, आंतरिक। तो उस स्थिति में क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। नहीं, जब बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर आंतरिक सेल में आएगा, कब आएगा? जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और दूसरा, जब, ये पहला बात। और दूसरा बात ये था कि जब आंतरिक सेल का इलेक्ट्रॉन कूद कर कौन सा सेल में जाएगा? बाहरी सेल में जाएगा। क्योंकि आंतरिक सेल वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहरी में ही जाना चाहेगा। और वो बाहरी सेल में कब जाएगा? जब ऊर्जा का अवशोषण होगा। जब ऊर्जा का क्या हो जाएगा? अवशोषण होगा, तब जाएगा। ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण। कहने का मतलब ये है कि आंतरिक सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर बाहरी में भी जा सकता है और बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर आंतरिक में भी जाएगा। कब आएगा, कब जाएगा? तो जब आंतरिक सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर बाहरी सेल में जाएगा तो उस समय क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण। कहने का मतलब उसको ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन किसी भी नहीं कूद सकता है, किसी भी सेल में ऐसा ही नहीं कूद सकता है। कैसे कूदेगा? जब आंतरिक सेल का इलेक्ट्रॉन जब बाहरी सेल में जाएगा तो बाहरी सेल में जाने के लिए उसको ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। समझ में आ गया? और जब बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर जब आंतरिक सेल में आएगा तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, अर्थात ऊर्जा निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, एम सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर अगर जाता है पी सेल में, कहा जाता है? पी सेल में। एक बात कर रहे हैं कि एम सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर कहां जाता है? पी सेल के लिए। और एम के लिए पी क्या है? बाहरी हो गया। तो ये कब जाएगा? जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तब। जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा तब कूदकर आंतरिक से कहा जाएगा? बाहरी में। चाहे एम का है नहीं, एन में भी खुद जाना है तो भी, चूंकि एन जो है एम के लिए क्या है? बाहरी है। नहीं, एम सेल का इलेक्ट्रॉन एन में तब जाएगा जब ऊर्जा का ग्रहण करेगा या जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और खूब ध्यान से देखिएगा। और पी सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर एम में कब आएगा? पी सेल का इलेक्ट्रॉन कूदकर एम में कब आएगा? जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यानी ऊर्जा जब निकाल देगा तो बाहर से अंदर आ जाएगा, और जब ऊर्जा ग्रहण कर लेगा तो अंदर से कहा जाएगा? बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया? और इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन, सेलों का इलेक्ट्रॉन जो है कूदकर एक कक्ष से, एक सेल से दूसरे सेल में भी जा सकता है,
मतलब बाहरी सेल में भी जा सकता है और बाहरी सेल से आंतरिक सेल में भी आ सकता है। इसके अनुसार नील्स बोर के परमाणु मॉडल में यही 6 बात कही गई थी। ठीक है, उसके बाद आज नील्स बोर का परमाणु मॉडल समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।